हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ महान व्यक्तित्व में मुंशी प्रेमचंद जी को और नज़दीक से आपसे मिलाने के लिए। जी हाँ, हमने इस पाठ की व्याख्या पढ़ चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। आपकी महान व्यक्तित्व पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं आज उन्हीं को हम यहाँ पर हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रेमचंद अपनी शिक्षा को क्रम से जारी क्यों नहीं रख सके। यानी कि जैसे आप पढ़ते हैं हर एक कक्षा के बाद आसानी से दूसरी कक्षा, फिर उसकी अगली कक्षा, लेकिन प्रेमचंद ऐसा क्यों नहीं कर सके, क्या कारण था। प्रेमचंद के पिता का तबादला। तबादला शब्द का अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तबादला का अर्थ होता है ट्रांसफर होना, स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था। क्यों होता रहता था? क्योंकि हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि वो पोस्टल डिपार्टमेंट यानी कि डाक विभाग में कार्यरत थे, और डाक विभाग में उनका दूसरे पोस्ट डिपार्टमेंट जो होते हैं, डाक विभाग होते हैं, उसमें उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। हर 2 साल 3 साल में उनका ट्रांसफ़र अक्सर हो जाया करता था। इस कारण वो अपने परिवार के साथ नई जगह पर रहने चले जाते थे, और यही कारण था कि वे अपनी शिक्षा का क्रम जारी नहीं रख सके। कई बार नई जगह गए, वहाँ पर ठीक स्कूल ना होने की वजह से या कोई और समस्याएं होने की वजह से उनका जो पढ़ाई का क्रम था वो एकदम सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित नहीं रह पाया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, प्रारंभिक जीवन में प्रेमचंद ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किस प्रकार किया। अब ये आर्थिक कठिनाइयाँ क्या होती हैं, प्रारंभिक जीवन क्या होता है, तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं। प्रारंभिक जीवन यानी कि शुरुआती जीवन, जो जीवन की शुरुआत होती है, प्राइमरी स्टेज जिसे हम कहते हैं, वो हिंदी में होता है प्रारंभिक जीवन। दूसरा शब्द है आर्थिक कठिनाइयाँ। आर्थिक मतलब होता है अर्थ से संबंधित। अर्थ किसे कहते हैं, किसका पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से बता दीजिए। तो अर्थ पैसे का पर्यायवाची शब्द है। तो जो पैसों से संबंधित समस्याएं होती हैं वो कौन सी समस्याएं कहलाती हैं, आर्थिक। अब यहाँ पर कठिनाइयाँ यानी पैसों के कमी के कारण आने वाली जो मुसीबतें थीं वो क्या कहलाई, आर्थिक कठिनाइयाँ कहलाई। तो यहाँ पर हमें क्या उत्तर देना है कि प्रारंभिक जीवन में प्रेमचंद ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किस प्रकार किया, यानी जो शुरुआती लाइफ में उनको पैसों से संबंधित, घर चलाने से संबंधित जो दिक्कतें होती थी उसका सामना उन्होंने कैसे किया। तो प्रारंभिक जीवन में पिता का स्वर्गवास होने के कारण काफ़ी जल्दी इनकी माता का तो देहांत लगभग 6-8 साल की उम्र में हो गया था, और पिता का देहांत भी काफ़ी जल्दी हो गया था। अब पिता का जब देहांत जल्दी हो गया तो उसके कारण क्या हुआ, जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो किनके कंधों पर आ गई, प्रेमचंद के कंधों पर। यानी इनकी स्वयं की आयु इतनी अधिक नहीं थी और उस पर परिवार का भार आ जाना, तो प्रेमचंद को बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि पापा पोस्टल डिपार्टमेंट में थे, डाक विभाग में थे, तो जो भी सैलरी या वेतन जिसे हम कहते हैं उससे इनका घर आसानी से चल जाता था। लेकिन पिता के स्वर्गवास होने के कारण वो पैसा आना बंद हो गया। अब क्या हुआ, तो उन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी हार नहीं मानी। यानी कि वो चाहते तो घबरा सकते थे, परेशान हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लिया और क्या किया, जब वे कॉलेज से लौटते, वे क्वींस कॉलेज में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि वाराणसी के क्वींस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया था। तो क्वींस कॉलेज से जब वो लौटते थे उस समय वो 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, होम ट्यूशन देने का काम करने लगे। उस होम ट्यूशन से क्या हुआ, उनके पास एक अर्निंग होने लगी, उससे उनको 5 रुपये मिलते थे। अब ये बात बहुत सालों पहले की है, तब 5 रुपये की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। तो जो 2 बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाते थे उनसे उन्हें 5 रुपये मिलते थे, और उस 5 रुपये से वे अपने घर और पढ़ाई दोनों का खर्चा उठाया करते थे। यानी आर्थिक कठिनाइयों की जो बात की जा रही है वो यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि क्या परेशानियाँ उनको होती थी, क्यों वो परेशानियाँ हुई, और किस प्रकार वो मात्र इस 5 रुपये से, जो कि उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के बाद मिला करते थे, उससे वो अपने घर और पढ़ाई दोनों का खर्च चलाते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले प्रश्न की ओर। कौन सा है, प्रेमचंद ने किस उद्देश्य से अपने उपन्यासों और कहानियों की रचना की। हर अच्छे काम का कोई एक उद्देश्य होता है। यहाँ पर प्रेमचंद के बारे में हम जितना कुछ पढ़ चुके हैं, तो उनका पूरा जो जीवन था वो मानव सेवा में रत था। पूरा का पूरा जो लाइफ थी उनकी, वो कहीं ना कहीं उन्होंने ह्यूमन बीइंग की, यानी कि इंसानों की, मनुष्यों की सेवा में और उनके सुधार में उन्होंने उस जीवन को समर्पित कर दिया था।
किस प्रकार की उपन्यास और कहानियों की उन्होंने रचना की, वो देखते हैं। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों की रचना, उपन्यास यानी कि नॉवल और कहानी यानी स्टोरी, सामाजिक कुरीतियों, जो उस समय तात्कालीन समय में जो उनका टाइम था, उस समय जो कुरीतियां चल रही थी, कुरीतियां यानी बुरे रिवाज जिनका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें चल रही हैं समाज में, एक दूसरे को देखकर सब उसको बस फॉलो किए जा रहे हैं, किसी को उसका कारण नहीं पता, किसी को उसका तर्क नहीं पता, लेकिन फिर भी बस एक ने फॉलो किया, फिर दूसरे ने फॉलो किया, ऐसे करके वो रीतियाँ चलती जा रही हैं। तो उन कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने उपन्यासों में लिखा। सदियों पुरानी जो परंपराएं हैं जिनका बस पालन हो रहा था, लेकिन उनका वैज्ञानिक कारण या लॉजिक कुछ भी नहीं था, उनके बारे में लिखा। अंधविश्वासों का विरोध करने के लिए भी उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में लिखा, क्योंकि वो उस समय कलम की ताकत से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। तो अंधविश्वासों को रोकने के लिए भी उन्होंने ऐसी कविताएं, ऐसी कहानियां, ऐसे उपन्यासों की रचना की जो इन तीनों चीज़ों को दूर करने का काम करते थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। बाल विवाह भी हमने पढ़ा था, क्या होता है बाल विवाह, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की, कई बार तो गर्भावस्था में ही और कई बार थोड़े जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बहुत छोटे छोटे बच्चे जब वो गुड्डा गुड्डी से खुद ही खेलते रहते हैं, उस समय उनकी शादियां तय कर दी जाती हैं। तो बाल विवाह मतलब बहुत बचपन में विवाह, जबकि विवाह तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक एज तय करके रखी है, उसमें व्यक्ति की पसंद नापसंद मायने रखती है। लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स होते थे वो बाल विवाह में, कई बार गर्भावस्था के समय कि अगर मुझे पुत्र पैदा हुआ या मुझे पुत्री पैदा हुई तो तुम्हारा जो पुत्र है या पुत्री है उससे मैं उसका विवाह करवा दूंगी या करवा दूंगा। तो गर्भावस्था में इस प्रकार तय हो जाता था, मतलब उनकी मुंह ज़बानी तय हो जाती थी बातें, या फिर उनके जन्म के बाद जब वो बहुत छोटे छोटे होते थे तभी उनका विवाह कर दिया जाता था। तो वो प्रथा जो थी वो क्या थी, बाल विवाह थी, जो एक तरीके की कुरीति थी। उसका कोई लॉजिक नहीं था, उसका कोई रीज़न नहीं था, बस हो रहा था इसलिए सब करते चले जा रहे थे। तो इसका भी उन्होंने क्या किया, विरोध किया। फिर विधवा विवाह का समर्थन किया। यहाँ पर ये शब्द विधवा है। विधवा विवाह का समर्थन कैसे किया कि जो महिलाएं जिनकी बहुत कम आयु में या किसी कारणवश इनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उन महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। इस बारे में मैंने आपको जो पाठ पढ़ाया था तब भी बहुत सारा कुछ समझाया था कि उन महिलाओं की उसमें कोई गलती नहीं होती, तो उन महिलाओं को जीवन जीने का अधिकार है, पुनः उनको जीवन बसाने का, घर बसाने का अधिकार था। तो इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। ठीक है, आप जब इसके उत्तर लिखेंगे तो आप ये याद रखें कि सारी चीज़ें विरोध में थी, केवल ये एक जो चीज़ है विधवा विवाह, यहाँ पर आपको समर्थन शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि इसका समर्थन किया था। उनकी रचनाओं में देश प्रेम की भावना भी व्यक्त होती है, यानी उनका रचनाओं का, उपन्यासों को लिखने का जो अंतिम उद्देश्य था वो देश प्रेम था, कि किसी भी प्रकार से मैं अपनी भारत की जनता को जागरूक बना दूं, सही राह पर चलने के लिए उनको प्रेरित करूं, और अंत में जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो देश प्रेम की भावना तो व्यक्त होगी ही होगी। तो इस प्रकार उन्होंने अपने उद्देश्य जो उनका था, उन अपने उपन्यास और कहानियों के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाने का काम किया, आंखें खोलने का काम किया कि इन कुरीतियों को, बिना जो तार्किक चीज़ें हैं उनको छोड़ दीजिए और जीवन में वैज्ञानिक दिशा की ओर आगे बढ़िए। तो इस प्रकार आपने देखा कि उनके उपन्यास और कहानियों के क्या उद्देश्य थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न 4। ऐसी दो राजनीतिक घटनाएं यानी पॉलिटिकल कोई बात यहाँ पर करनी है, जिससे उनका हृदय पर इतना प्रभाव पड़ा हो कि वे अन्याय का विरोध करने के लिए तत्पर हो गए हों। वो तो अपने मानवीय कामों में लगे हुए थे, मानवीय चेतना को जगाने में, लोगों को जीवन को सरल और सफल बनाने में लगे हुए थे, कुरीतियों को दूर करने में लगे हुए थे। लेकिन इस मानवतावादी सामाजिक कार्य के दौरान ऐसी कोई दो राजनीतिक घटनाएं आपको बतानी है जिसका इनके हृदय पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे अन्याय का विरोध करने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की कि नहीं, बस इस अन्याय से तो मुझे अपने भारत के लोगों को बचाना है। ऐसी कौन सी दो घटनाएं थी? तो पहली थी प्रेमचंद द्वारा लिखित सोजे वतन। ये एक उनकी किताब थी जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा था। तो सोजे वतन की सभी प्रतियां अंग्रेज सरकार ने छीन ली। जैसे ही अंग्रेज सरकार को पता, इनकी बुक जो थी वो बहुत पॉपुलर होने लगी। अंग्रेज सरकार को जब पता लगा कि इन्होंने हमारे ही खिलाफ लिखा है लेकिन लोग इस पुस्तक को बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया,
वो जो जितनी भी एडिशन निकले थे, जितनी भी कॉपीज़ उस बुक की मार्केट में चली गई थी, वो सब वापस मंगा ली और उनको उनका जो बिक्री थी, उनकी जो सेल थी उस किताब की, वो बैन कर दी। यानी अब वो किताब किसी को पढ़ने नहीं मिलने वाली थी। क्यों? क्योंकि उसमें अंग्रेज की सरकार के खिलाफ लिखा था। लोग पढ़ते तो जागरूक होते, जो कि प्रेमचंद का लक्ष्य था। लेकिन अंग्रेज सरकार ने क्या किया, उनको वापस मंगा के छीन लिया और बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि बैन कर दिया। और दूसरी घटना ये थी कि जो कलेक्टर थे, स्थानीय कलेक्टर थे, उन्होंने जो उनकी गाय थी, उनकी जो पालतू गाय थी, उसको गोली मारना चाहते थे। तो ये दोनों घटनाएं उनको ऐसी लगी कि गाय से उनका पालन पोषण होता था, गाय कितने सारे काम होते हैं गाय से, तो गाय को भी मारना चाहते थे। तो ये दो घटनाएं ऐसी थी जो राजनीतिक घटनाएं थी, जिसमें राजनीति का प्रभाव था। इन दोनों घटनाओं के बाद प्रेमचंद को लगा कि मुझे अब अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी ही होगी। तो ये दो ऐसी घटनाएं थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में लिखिए। प्रेमचंद कितना सारा साहित्य लिखते थे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि उनकी जो रचनाएं थी वो किस प्रकार की थी, क्या खासियत थी उनकी रचनाओं में। तो देखते हैं, शुरुआत में, यानी जब उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया तब की बात है। शुरुआत में प्रेमचंद ने देश प्रेम की कहानियां लिखी। सबसे जो शुरुआत उनकी हुई थी वो देश प्रेम की कहानियों से हुई। ये अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध भी लिखा करते थे, जो कि अभी हमने सोजे वतन में पढ़ा, यही लिखा था उन्होंने। तो अंग्रेजों के जो अन्याय किया करते थे भारतीयों पर, ये उसके विरुद्ध लिखते थे कि अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाइए, लोगों को अवेयर करने का, जागरूक करने का काम ये किया करते थे। प्रेमचंद की इस प्रकार की जो कहानियों का संग्रह है, जिसमें उन्होंने अंग्रेज सरकार के अत्याचारों के बारे में लिखा है कि भारतीयों अब तो समझो, आवाज़ उठाओ, जब तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करोगे अंग्रेज यहाँ से देश छोड़ के जाने वाले नहीं है। तो इस तरीके की थोड़ी विरोध वाली बातें जो थी वो उन्होंने सोजे वतन में कहानियों में लिख डाली। अब क्या किया उन्होंने, सन 1909 में वो प्रकाशित हो गई। कहानी संग्रह जो था उनका, जो मैगजीन थी में, उसमें छप गया। अब क्या हुआ, जब वो गवर्नमेंट को पता चला, अंग्रेज सरकार को पता चला, तो उन्होंने क्या किया, उस पुस्तक पर बैन लगा दिया कि ये पुस्तक ना खरीदी जाएगी, ना बेची जाएगी, और जिनके पास है वो भी लाइए, हम उसको सील करेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने उर्दू में एक उपन्यास प्रेमा लिखा। ठीक है, फिर सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प जैसे उपन्यास एक के बाद एक प्रकाशित हुए। जो हर एक उपन्यास, जितने भी यहाँ पर लिखे हुए नाम, हर एक उपन्यास एक बड़ी समस्या को उजागर करने वाला था। यानी लोगों को अवेयर करने का काम वो अपने उपन्यास और कहानियों के माध्यम से लगातार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी हैं। आप भी अगर गूगल सर्च करें या किसी पुस्तकालय में जाएं प्रेमचंद की कहानियों के लिए, तो आपको एक से बढ़कर एक कहानियाँ आपको मिल जाएंगी, जो आज में लिखी कितने साल पहले हैं, लेकिन आज भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही आनंद आएगा। तो बस जब भी आपको टाइम मिले तो अपने स्कूल लाइब्रेरी से या फिर नॉर्मल किसी पुस्तकालय से बिल्कुल प्रेमचंद का साहित्य घर पे लाइए और उसको पढ़ डालिए। ठीक है, अब इन्होंने जो कहानियाँ लिखी, सैकड़ों जो कहानियाँ मैंने बताया, वो सैकड़ों कहानियाँ जो हैं उनका जो संग्रह है, यानी उनको जो एक एक मैगजीन में, जो मोटी मोटी बुक में उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने कलेक्ट की, संकलित की, और उसको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? मानसरोवर। अब इस मानसरोवर के 8 खंड थे। मानसरोवर 1 मान के चलिए, उसमें 70-80 कहानियाँ हैं। मानसरोवर 2 फिर उनमें 70-80 कहानियाँ हैं। तो ऐसे कर करके उन्होंने 8 भागों में अपने इस मानसरोवर नाम की कहानी संग्रह को प्रकाशित किया, और इनकी हर एक कहानी उसमें प्रकाशित होती गई। वो आज भी हम जब भी मन चाहे तो किसी लाइब्रेरी से लेकर हम उसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि प्रेमचंद ने देश प्रेम की कविताएं, कहानियाँ लिखी, फिर कितनी सारी समस्याओं पर उन्होंने उपन्यास लिखे, ढेरों कहानियाँ लिखी। कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से संग्रहित है, जिसके 8 अंग हैं या खंड हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसका प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर हमने प्रेमचंद से बढ़िया तरीके से मिल लिया है। मैंने आपसे कहा था ना आज प्रेमचंद से मिलाने वाली हूँ। तो ये हुई हमारी प्रेमचंद जी से एक मुलाकात का अंत हुआ।
छोटी सी एक मुलाकात की झलकियां आपको और दिखाऊंगी, जो कि दिखाऊंगी एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं एमसीक्यूज लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप प्रेमचंद का साहित्य जरूर पढ़िए, कोई ना कोई कविता कहानी, सॉरी बार बार कविता मुंह से निकल रहा है, हार्टली सॉरी। तो इनकी बहुत सारी कहानियां पढ़िए जो कि आपको बहुत आनंद देने वाली हैं। उपन्यास निकाल लीजिए कोई बढ़िया, उसको पढ़ डालिए। आप यकीन मानिए कि वो आपको इतने सालों पहले लिखी होने के बाद भी ना आज ऐसी लगेगी जैसे वो वर्तमान समय में लिखी गई है और वर्तमान में ही किसी बात को, समस्या को इंगित कर रही है। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन वैसे भी आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन देता है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट करने की या फिर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि हर एक शिक्षक अपने विषय को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पैक खरीदने, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपसे नहीं कहा जाता, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एनटीएससी, सीयूईटी आदि हो, या फिर ओलंपियाड्स हो, स्पोकन इंग्लिश हो। हर एक चीज़ के ढेरों वीडियो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पूरी तरह निःशुल्क हैं। बस तो अपने काम का वीडियो उसमें से छांटिए और देख डालिए और अपना विकास करना शुरू कर दीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देख रहे हैं। बस आपको यही करना है कि उसको क्लिक कर दीजिए, गूगल फॉर्म ओपन होगा, फटाफट से उसे भर दीजिए, भेज दीजिए, सबमिट कर दीजिए। बस फॉर्म आएगा हमारे पास, ज़रूरी चीज़ें पहुंच जाएंगी आपके पास। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो आप कर ही रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस उस काम में लगे रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एमसीक्यूज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।